बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है ज़ार बाजा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? जी, ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? और आज हमें स्पेशल हमारे ऑस्ट्रेलिया से करस्पॉन्डेंट जो है अबू बकर बिलाल भी ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। जी, वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, बहुत कैसे हैं शुक्रिया आप? आपके टाइम का, बड़े टाइम के बाद आपसे डिस्कशन हो रही है। जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे ही रहेगी है। जब तक टीम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, एक तो हम ओबियसली अब ऑस्ट्रेलिया का टूर स्टार्ट हो चुका है और उस हवाले से हम आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर अपडेट भी चाहेंगे। थोड़ा सा जो भी प्रैक्टिस मैच चल रहा है इस हवाले से डिस्कशन करते हैं। एक तो ये बताइए कि आपने वो भी बड़ा कीनली देख भी रहे होंगे, क्लोजली वॉच कर रहे होंगे टीम परफॉर्मेंस के लिहाज से। शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, डबल सेंचुरी स्कोर की, 391 किया पाकिस्तान ने। बाकी कोई प्लेयर बड़ी इनिंग्स खेल नहीं पाया। सरफराज 41 पे, बाबर 40 पे। तो ओवरऑल पाकिस्तान की पहले बैटिंग लाइनअप को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो टूर ही है पाकिस्तान के तमाम बैटर्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। हुँ, और माजी के अंदर भी हमने देखा कि पाकिस्तानी बैटर जब भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर आए हैं तो उनको मुश्किलात हुई हैं। लेकिन जिस किस्म की इनिंग बिल्ड की है शान मसूद ने, मेरा ख्याल है कि बाकी बैटर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस यकीनी तौर पर मिला होगा। गो के ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैचेस खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो फुल साइड है उसके खिलाफ तो ये पर्थ के अंदर ही इनका टेस्ट होगा। बट ये जो कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्थ से कुछ सिमिलर नहीं है। बड़ी डिफरेंट कंडीशंस में इस वक्त पाकिस्तान टीम मैच खेल रही है। शायद ये ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी कह लें। पहला हुँ, उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच रखा है एक बिल्कुल आप समझ लें कि साउथ के अंदर रखा है, कैनबरा में, जहाँ पर इस वक्त गर्मी भी ठीक ठाक किस्म की पड़ रही है। और फिर इन्होंने मूव करना है पहले टेस्ट के लिए ऑन अ वेस्टर्न साइड पर्थ के अंदर। हुँ, तो वहाँ की जो कंडीशन है, सबसे टफ कंडीशन पर्थ की ही कहलाती हैं। और लास्ट ईयर भी जब हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान ने लास्ट दौरा किया था 2019 के अंदर अजहर अली की कप्तानी में, तब भी हमें एक बड़े मार्जिन से दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर शिकस्त हुई थी। और उसकी रीज़न यही थी कि ना तो हमारे बैटर्स ने उस तरह परफॉर्म किया था और हमारे बॉलर्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। उनको अपनी कंडीशंस का बाखूबी आइडिया भी है। अच्छा अबू बकर, जिस लास्ट तरह टाइम के टूर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा और आप सब जानते हैं कि पर्थ की दुनिया की सबसे तेज़ विकेट भी कहा जाता है। अब ऐसी स्विमिंग कंडीशन के अंदर आप जाने से पहले जो प्रैक्टिस मैच होता है, क्या टीम डिमांड नहीं कर सकती कि हमें उन्हीं कंडीशन के अंदर या उससे जो नियरेस्ट है उसमें अपॉर्चुनिटी दी जाए? क्योंकि प्रैक्टिस मैच का तो ऑब्जेक्टिव भी यही होता है ना कि आप कस्टमाइज़ हो जाएँ उस कंडीशन के साथ, क्लाइमेटाइज़ हो जाएँ। तो जब आपको ये लगता है कि ये क्लाइमेटाइज़ नहीं हो पाएँगे लड़के, और आपने जिस तरह बड़ा आप उधर देख भी रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये तो समहाउ हमें सब कॉन्टिनेंट की तरह से विकेट नज़र आ रही है। लो बाउंस है, स्लगिश है। बॉल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीम और स्विंग भी नहीं कर रहा, आउटफील्ड भी इस तरह की है। तो ये पर्थ की कंपैरिज़न में कोई आपके नहीं ख्याल में कि हमारी टीम की अप्रोच होनी चाहिए थी कि उनसे बात करता कि हमें मैच किसी और कंडीशन में मिलना चाहिए था? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर बात होनी चाहिए थी। जिस तरह पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर चेन्नई के अंदर मैच खेलने के हवाले से बात की थी आईसीसी के साथ, हुँ, वो कि वो आईसीसी ने अप्रूव नहीं की। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो फैसला होता है, ये मुझे लगता है कि ये एक मेज़बान मुल्क का फैसला होता है कि उसने अपना उसने जो मेहमान टीम है उसको प्रैक्टिस मैच कहाँ पर खिलाना है। लेकिन हुँ, यकीनी तौर पर बात ज़रूर की जा सकती थी। पाकिस्तान कैनबरा के अंदर भी 2019 के अंदर भी जब आया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान को कैनबरा के अंदर प्रैक्टिस का मौका मिला था। तो कैनबरा को पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जानते भी हैं। और ये एक समझ लें कि सिडनी और मेलबर्न के दरमियान में एक इनका कैपिटल है। और वहाँ पर ये मैच रखा गया है। यहाँ की ज़रा कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी ऑस्ट्रेलिया के निस्बत। लेकिन पर्थ के अंदर जो आप जिक्र कर रहे हैं, तेज तरीन विकेट यकीनी तौर पर होगी। लेकिन जो वाका स्टेडियम होता था एक दौर के अंदर, वहाँ पर टेस्ट सीरीज नहीं हो रही। अभी ऑप्टा स्टेडियम के अंदर ये जो जिसको हुँ। पर्थ स्टेडियम भी कहा जाता है, वहाँ पर टेस्ट मैच रखा गया और वो ड्रॉप इन विकेट वहाँ पर यूज़ की जाएगी पहले टेस्ट अच्छा। के लिए। लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज तो ज़रूर होगा। और लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी तशवीश ज़रूर इस बात पर है कि पाकिस्तान ने पहले रोज़ का जो अपनी पहली इनिंग खेली है कैनबरा के अंदर, जिसकी इंटेंट की बात कर रहे थे शान मसूद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिफोर मैच, वो इंटेंट कहीं नज़र नहीं आया। हुँ, पाकिस्तान का अगर ओवरऑल देखें, पाकिस्तान ने 116 ओवर्स खेले और 391 रन स्कोर किए। और उसके अंदर एक ही प्लेयर की बड़ी इनिंग दिखाई दी है। लेकिन किसी भी प्लेयर का जो इंटेंट है, जो रन रेट है, वो हमें उस तरह नज़र नहीं आया जिसका शान मसूद
जो पाकिस्तान टीम में कप्तान है वो जिक्र कर रहे थे। मासवाए सरफराज अहमद के उन्होंने 87 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि किसी अच्छे रन रेट के साथ, ये सब 40, 50, 55 के जो स्ट्राइक रेट है उसके इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। शान मसूद ने भी इसी अपने स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। एंड पर आके उन्होंने कुछ बाउंड्रीज वगैरह लगाई हैं, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकती है कि जिस तरह की आउटफील्ड मिली है जी। खासकर कैनबरा के अंदर, वो मुझे लगता है कि आउटफील्ड ने भी कुछ ना कुछ जो है वो रन रिस्ट्रिक्ट जरूर किए हैं, क्योंकि कई ऐसे शॉट्स थे जो कि बाउंड्री लाइन से बाहर जाने चाहिए थे लेकिन वो नहीं गए और अंदर ही बॉल रुकती रही है। एक ये रीजन जरूर हो सकती है, लेकिन जो इंटेंट जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस तरह अब इंग्लैंड खेल रहा है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, वो इंटेंट हमें कहीं नजर नहीं आया, खासकर मुझे इस मैच के। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जो ये कैनबरा में मैच खेला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ पाकिस्तान का, ये वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई टूरिंग टीम आती है, जो ऑस्ट्रेलियन समर शुरू होने वाला है, उनका पहला मैच प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ किया जाता है। होता है, बिल्कुल और ऐसे इसकी ही जो सिलेक्शन होती है टीम की, वो भी प्राइम मिनिस्टर उनके करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो उसके लिए जो स्टेडियम होता है वो भी, क्योंकि कैनबरा उनका कैपिटल है, वहाँ पे वो खेला जाता है, तो एक हिस्टोरिकल एक ट्रेडिशन है जिसके तहत जो कोई भी जो टूरिंग टीम होती है पहला आके वहाँ पे नहीं, मैच वो करता है। हम उसी भी बात कर रहे थे। ऑब्वियसली ये जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक ट्रेडिशन है, इसको फॉलो किया जाता है। अब हमारा पॉइंट ये है कि पहला मैच हो रहा है पर्थ पे, तो आप अपने टूर को या तो स्ट्रेच कर लें, आप एक से, जैसे आप कभी वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो आप 2 मैचेस खेल लेते हैं, 3-4 मैचेस खेल लेते हैं, तो पाकिस्तान की जो कंडीशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप बात कर रहे हैं कैनबरा की और आप पर्थ की, तो इंटायरली डिफरेंट है वेदर के लिहाज से भी, पिच की कंडीशन के लिहाज से। तो अगर ट्रेडिशन ऑब्वियसली है तो डिस्कशन की जा सकती है कि हम, ठीक है आपकी ये ट्रेडिशन है, हम इसको करते हैं, बट हमें एक और मैच भी 3 डे का मैच खेल लें। तो आप, मेरा ख्याल है अगर आप पर्थ की कंडीशन के अंदर भी या उसके नियरेस्ट भी आपको एक और मैच भी खेल लेते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि लड़के समहाउ आइडिया हो जाएगा। अब ये वर्ल्ड कप या पाकिस्तान की कंडीशन से जाके कैनबरा में खेल रहे हैं, आल दो इधर स्लैब पे प्रैक्टिस करते रहे हैं, वो बॉल आप हाइट पे लेने के लिए इस्लामाबाद में जो कैंप लगा था पिंडी में, आप ट्राई तो करते हैं, बट एक्चुअल जो गेम की प्रैक्टिस होती है, मैच की प्रैक्टिस होती है, वो इंटायरली डिफरेंट होती है। और हमारा, जैसे अबू बकर ने एक नई चीज़ बताई है, हमारे ज़राए तो यही कह रहे थे कि शायद जो सिडनी है और मेलबर्न, उधर ड्रॉप इन पिचेस हैं, इधर हमारा उसी पिच पे होगा। रमीज़ भाई भी शायद यही बता रहे थे उस दिन, बट अभी अबू बकर जिस तरह बता रहे हैं, ये उधर मौजूद है कि ये भी ड्रॉप इन पिच है। तो ड्रॉप इन पिच मेरा ख्याल है कि शायद उतनी ज़्यादा बॉल सीम और स्विंग ना करे। अब बकर, आप कैसे क्या समझते हैं कि ड्रॉप इन अगर पिच जिस तरह आप बता रहे हैं कि उधर पर्थ के अंदर भी ड्रॉप इन पिच पे मैच होगा, तो ये हमें हेल्पफुल कर सकती है, या उसके अंदर भी आपको लगता है कि बाउंस और सीम और स्विंग उस तरह ही होगा जिस तरह वका फेमस है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल वाकई की, क्योंकि एक नेचुरल विकेट थी और ये ड्रॉप इन विकेट है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर बाउंस कम होगा, क्योंकि सॉइल उन्होंने वही यूज की है। और ये भी तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले विकेट लाके जो है वो रखी गई है पर्थ स्टेडियम के अंदर, इसको बाकायदा तौर पर इंस्टॉल किया गया है। लेकिन इसके अंदर हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा था, लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ उसके अंदर भी जो पर्थ की विकेट थी उसके अंदर हमें मुश्किलात हुई। इवन हम जिम्बाब्वे के खिलाफ वहाँ पर मैच हारे और वो एक एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से हमें वहाँ पर मुश्किलात हुई थी। तो एक्स्ट्रा बाउंस तो वहाँ पर यकीनी तौर पर होगा, लेकिन मैं इस लिहाज से बात कर रहा था कि वॉकर की विकेट के अंदर एक डिफरेंट किस्म का एक बाउंस भी था और ज़्यादा सीन भी मिलती थी। लेकिन उनकी कोशिश यही होगी कि वो ऐसी विकेट बनाए जो कि ड्रॉप इन भी हो बेशक, लेकिन ऐसी विकेट बनाई जाए जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियंस को फ़ायदा हो, क्योंकि उनको एक चीज़ तो क्लियर है कि पाकिस्तानी बैटर जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं बाउंस और सीम के साथ। तो और हमारा रिकॉर्ड भी अगर पिछले कोई 30 साल का देख लें, पाकिस्तान ने कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर जीती नहीं है। 2019-20 के अंदर भी जो हमने दौरा किया था, दोनों टेस्ट मैचेस हमने एक इनिंग्स और रन से हारे थे। कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक दफा बैटिंग की थी और हम 2-2 दफा बैटिंग करते थे। उस वक्त भी शाहीन शाह अफरीदी मजीद यंग थे और मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी स्किलफुल थे और वो भी टीम का हिस्सा थे। और इस बार तो मुझे देखते हैं अब्दुल्ला शफीक हैं, उनका पहला टूर है ऑस्ट्रेलिया का। इमामुल हक पहली दफा टेस्ट सीरीज खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सऊ शकील हैं, वो पहली दफा खेलेंगे। बाबर आजम भी इससे पहले 5वें-6ठे नंबर के ऊपर आके बैटिंग करते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और उस वक्त भी खास कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन इस बार ऑब्वियसली उनका एक एक्सपोजर के अंदर इजाफा हुआ है, उनकी स्किल्स मजीद इम्प्रूव हुई हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं कि पाकिस्तान को वो जो इनिंग्स है उनको एंकर जरूर करेंगे। बट शान मसूद से मेरा ख्याल है कि उनको सीखना पड़ेगा। जिस तरह शान मसूद ने इनिंग बिल्ड की है, इस तरह अगर बाकी प्लेयर्स जो अपनी इनिंग बिल्ड करें तो उसका कहीं ना कहीं
हमें फ़ायदा ज़रूर हो सकता है और अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है। अच्छा बकर, दो प्लेयर जिस तरह हम बैटिंग में आपने बात की, बाबर और शान प्रॉब्ली टूर कर चुके हैं, बाकी सारे प्लेयर पहली दफ़ा कर रहे हैं, सरफराज के पास एक्सपीरियंस है। ये बताइए बॉलिंग लाइनअप जो है ना हमारी सबसे वीक नज़र आ रही है, और जिस तरह हम हमेशा बात कर रहे हैं कि 2 मंथ 3 मंथ पहले दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, आप फास्ट बॉलिंग देख लें, स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, सबसे वीक नज़र आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया जो बैटिंग लाइनअप है वो हम सब जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी हम देख रहे हैं कि उनके ऑलमोस्ट 200 के करीब रन हो गए हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट कर पाए पाकिस्तानी टीम। तो ये जो बॉलिंग का मसाइल है, और आप उधर इनके नेट्स वगैरह भी देख रहे हो, क्या आपको लग रहा है खुरम शहजाद, हसन अली भी हैं, शाहीन खुद भी हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे, या आपको लगता है कि जिस तरह 30 सालों में हम कोई टेस्ट भी नहीं जीत पाए ऑस्ट्रेलिया में, ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड चीज़ है, लम्हा फिक्रिया है प्रॉब्ली हमारे लिए कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस बाकी दुनिया में हम खेलते हैं, बट हमें परफॉर्मेंसेस के साथ विक्ट्रीज मिलती हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलियन की। तो आप इस बॉलिंग लाइनअप में कोई आप देखते कि जान है, या आपको लगता है कि ये भी उसी तरह का एक मेयर फॉर्मेलिटी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि खैर पाकिस्तानी बॉलर्स स्किलफुल तो ज़रूर हैं, लेकिन लास्ट टाइम 2019 के अंदर भी शाहीन और नसीम के ऊपर यहाँ पर हेडलाइन लगी थी कि स्कूल बॉयज़ को यहाँ पर लाया गया है। उस वक्त वकार यूनुस पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच भी उस वक्त साथ थे, वो भी बड़े अच्छे तरीके से कंडीशन को जानते थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो इस बार भी आप चाहे देख लें, खुरम शहजाद हों या मीर हमजा हों, उनका कितना एक्सपीरियंस है। वो पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ खेल रहे हैं। मां सवाए शाहीन शाह अफरीदी के और हसन अली के हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल चुका हो। तो दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया के आप टीम को देखें तो वो 2019 जो जिस टीम के साथ खेला था उन्होंने, वही 2023 के अंदर टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास स्किल्स भी हैं, उनको अपनी कंडीशंस का भी आइडिया है। तो वो यकीनी तौर पर मुश्किलात तो डालेंगे पाकिस्तान के बॉलर्स को, और बड़ी मुश्किल होगी। और इब्रार अहमद से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ मिस्ट्री करेंगे अपनी बॉलिंग के अंदर, लेकिन कैनबरा के अंदर तो उनकी हमें मिस्ट्री कहीं दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान टीम एक बार फिर सीनियर नोमान अली की तरफ देखे और उनको पहले टेस्ट के अंदर मौका दिया जाए। जी ज़ाहिर भाई, हम ज़ाहिर भाई से भी ज़रा इस पे ओपिनियन लेते हैं। ज़ाहिर भाई, अगर हम बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से आज अभी आप ओवरऑल फास्ट बॉलिंग को भी देखें तो सिर्फ खुरम शहजाद ने एक आउट किया, और अभी देख रहे हैं कि एक हमने इब्रार ने विकेट ली। अब जिस तरह कहा जाता है स्पिन डिपार्टमेंट के लिए मिस्ट्री स्पिनर के हवाले से कि ये लॉन्गर फॉर्मेट में इतने हेल्पफुल या स्किलफुल नहीं बन पाते, क्योंकि बैटर के पास टाइम होता है, वो रीड करता है। छोटे फॉर्मेट में T20 और ODI में पॉसिबिलिटी होती है कि उसने बड़ी हिट लगानी है, वो मिस रीड कर जाए, लॉफ्टेड शॉट आ जाती है तो विकेट मिल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ ऐसी, हमें आपने ओबियसली मैच भी देखा होगा, कोई जान नज़र आ रही है इनमें, या जिस तरह मैंने क्वेश्चन इससे किया था अभी अबू बकर से, आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि हमें लगता है कि ये वही एक जो लास्ट सीरीज़ के अंदर उनकी एक बैटिंग और हमें फॉलो ऑन होना और फिर दूसरी दफ़ा हमने खेलना, वही नज़र आ रहा है आपको? देखिए, इस हवाले से मार्कस हैरिस का इंटरव्यू आज बहुत अच्छा है। आप देखें कि आज उन्होंने 49 स्कोर किए, फिर अबरार ने उन्हें आउट किया। तो उनसे जब पूछा गया कि आप अबरार को कैसे रेट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एज अ लेग स्पिनर अबरार की लाइन बहुत कंसिस्टेंट है। हमें ये एडवांटेज था कि हमने इसको खेलने से पहले इसके ऊपर हमने वीडियोज़ वगैरह देखी थी, तो हमें अंदाज़ा था कि किस तरह बॉल करता है। डिस्पाइट दैट हमें उसको खेलना इतना आसान नहीं था, और कंसिस्टेंसी भी है अबरार के पास। और जो ये आज के कंडीशंस हैं कैनबरा में, वो उस तरह के कंडीशंस नहीं होंगे पर्थ में जब टेस्ट खेला जाएगा ऑप्टस स्टेडियम में। जी। तो जो परफॉर्मेंस है आज हमारे सीमर्स की रही है, जिसमें आप कह लें कि खुरम शहजाद है या आमिर जमाल है या मीर हमजा है, उस इतने कोई पेस फ्रेंडली कंडीशंस तो नहीं थे। उसके बावजूद जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे, जिसमें फ़हीम अशरम थे, मीर हमजा थे, या आमिर जमाल ने को भी स्पेल मिला, या खुरम शहजाद को भी, उन्होंने एटलीस्ट इकॉनमी अपनी मेंटेन की। और जो खुरम शहजाद ने विकेट ली बैनक्रॉफ्ट की, वो भी बहुत अच्छी विकेट थी, बहुत ही लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, और बड़ा चीप रहे, बड़ा मुश्किल था उनको हिट आउट करना। तो इस हवाले से ये जो रिफ्लेक्शन के आज उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, वो एक हमें हिंट देता है, क्योंकि जो शाहीन है और हसन अली, वो तो शान ने कहा कि वो मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे। उनके साथ अगर देखें, अब चॉइस ये होगी कि खुरम शहजाद ने जिस तरह आज दिखाया, इकोनॉमिकल भी रहे, विकेट भी ली इंपॉर्टेंट, तो वो तीसरे बॉलर हो सकते हैं। चौथा, अब ये क्वेश्चन है कि आपने आमिर जमाल को एज अ ऑलराउंडर लेके आना है या एज फ़हीम अशरफ को। तो उस हवाले से आमिर जमाल का जो स्पेल रहा, उसने बड़ी जान मारी और बड़ा उसमें बैट्समैन को ट्रबल किया, विकेट वो नहीं ले सके।
तो ये एक डिसाइसिव होगा। लेकिन जो फ़हीम है एज अ बैट्समैन वो ज़्यादा सॉलिडिटी कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने पहले टेस्ट भी खेले हुए, एक्सपीरियंस भी है। अब बिटवीन अबरार एंड नुमान एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि नुमान एक्सपीरियंस है तो उनसे आपको जाना चाहिए। लेकिन अबरार का जो रिसेंट रिकॉर्ड रहा है टेस्ट मैचेस में, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट में खेले हैं, और जी लेग स्पिनर ऐसा एक फॉर्मेट या ऐसा उसका स्टाइल है जो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी मदद करता है। लेकिन चैलेंज ये रहा है कि जो लास्ट लेग स्पिनर पाकिस्तान का टूर किया था ऑस्ट्रेलिया में, यासिर शाह, उनका बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही थी। उनका 80-90 के हिसाब से उन्होंने एवरेज रही थी एज अ बॉलर। तो ये चैलेंज होगा अबरार के लिए जो आने वाले टेस्ट में कि वो क्योंकि अबरार को प्लस ये एडवांटेज है कि वो मिस्ट्री स्पिनर भी है और वो कई दफ़ा नए बैटर के लिए पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा वो बकर, एक थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हमने देखी एक दो दिन पहले ड्यूरिंग प्रैक्टिस, और आप ओबियसली नेट्स वगैरह भी टीम के देख रहे हैं। सरफराज अहमद एक्स कैप्टन और साउथ शकील के दरमियान कुछ थोड़ी सी हार्ड डिस्कशन हुई और वो फिर काफ़ी वायरल होगी सोशल मीडिया पे। उसमें हमें नज़र भी आ रहा है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा था और उन्होंने भी आगे से जो वर्ड एक्सचेंज किए। क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? ये क्या एक्चुअल कंट्रोवर्सी थी और ये क्या एक नॉर्मल चीज़ थी, या ये सोशल मीडिया की एक ऐसी वो थी, एक ट्विस्ट जो हमें नज़र आता है आजकल कि वो कोई बात आ जाए उसको छोड़ा नहीं जाता? देखें, मुझे लगता है कि थोड़ी चिट चैट होती रहती है प्लेयर्स के दरमियान, अनबन भी रहती है, बिल्कुल फैमिली की तरह ये टीम रहती है पूरे टूर के अंदर। तो छोटी मोटी चीज़ें मेरा ख्याल है कि साथ साथ चलती रहेंगी। मुझे बड़ा यकीन है इस बात पर कि सऊद शकील जो हैं वो सरफराज अहमद की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन कि वो सिंध की तरफ से भी सरफराज कप्तान थे, उन्होंने उनको मौका दिया, उनको पहली बार टीम के अंदर भी रखा। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से भी हम सऊद शकील रहे सरफराज के साथ। तो रिस्पेक्ट का एक रिस्पेक्ट की जगह होती है वो होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जब कैमरे इतने नज़दीक हो तो फिर मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वो सारी दुनिया देख रही है कि क्या किस किस्म का आपस में प्लेयर्स का बिहेवियर है, जो कि अच्छा इमेज नहीं गया। लेकिन बहुत बड़ी मेरे नज़दीक कंट्रोवर्सी नहीं है, बट यकीनी तौर पर प्लेयर्स का अपना इमेज इससे ज़रूर इफेक्ट हुआ होगा। नहीं तो उसमें आपको एक ये भी डिस्कशन हो रही है कि आप मीडिया को नेट के इतने करीब अलाउ ना किया जाए कि इसको थोड़ा सा दूर इसको कर दिया जाए। इस पे हम डिटेल में आपसे बात करते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। अच्छा वो जो मैं आपसे ब्रेक से पहले जानना चाह रहा था कि ये डिस्कशन भी हो रही है कि मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, लिमिटाइज किया जाए, उनको नेट्स के इतने करीब ना आने दिया जाए अंटिल अनलेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैनबरा के अंदर अगर नेट्स को देखें तो वो बाउंड्री लाइन के बहुत करीब लगे होते हैं। जिस तरह हमें पाकिस्तान के अंदर नेट्स दिखाई देते हैं कि बड़ी दूर होते हैं बाउंड्री लाइन से, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर आप मीडिया को कितनी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप उनको बिल्कुल ही या तो ग्राउंड से बाहर निकाल दें, वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी मजीद हिकमत अमली बनाई जा सकती है कि आप मीडिया को दूर रखें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री के पास जो नेट्स लगे हुए थे जहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही थी वो बिल्कुल करीब थे वहाँ पर मीडिया के। तो यकीनी तौर पर आगे से हो सकता है थोड़ा सा फैसला किया जाए कि मीडिया को थोड़ा दूर रखा जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनी नहीं। बिल्कुल। अच्छा ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे शान मसूद के हवाले से। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बाबर ने 4 साल कैप्टनसी की, अब शान मसूद के पास आई है। लड़के कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इनको नेट्स के अंदर, या ओवरऑल आप तो बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज शान की अपनी कैसी है और बाकी टीम जो बिहेवियर है बाबर आजम का ख़ास तौर पे एज ए सीनियर प्लेयर और बाकी तमाम लड़कों का, वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं शान मसूद को? देखिए, मेरे नज़दीक तो शान मसूद एक ऐसा करैक्टर है पाकिस्तान टीम में जिसको हर प्लेयर ही पसंद करता है, जो टीम में था या नहीं था। प्लेयर्स के साथ उनकी अपनी एक रिस्पेक्ट का मैटर भी था, अपनी दोस्ती यारी भी अपनी जगह थी। तो किसी को मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा फ़र्क पड़ा है शान मसूद के कैप्टन बनने से कि कोई प्लेयर नाराज़ हुआ हो, खासकर रिजवान या बाबर आजम जो कि सीनियर प्लेयर थे, जिनको लोग कह रहे थे कि ये उस रेस का हिस्सा हैं, उनके साथ कंपैरिजन किया जाए। तो शान मसूद का मेरा नहीं ख्याल है किसी के साथ ना कोई रिफ्ट है। एक बड़ा पॉजिटिव करैक्टर है, वो हर एक प्लेयर को साथ लेके चल सकता है, ये एबिलिटी भी उनके अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर फैसला साबित हो सकते हैं शान मसूद बतौर कप्तान, जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी है तो। बिल्कुल। अच्छा अज़हर भाई, थोड़ी हम बात पीएसएल की भी कर लेते हैं और डोमेस्टिक टी20 को भी उसके साथ रिलेट करते हैं। डोमेस्टिक टी20 के हवाले से देखें तो ओबियसली
इसकी सिलेक्शन का मेयार ओबियसली आप जो T20 आगे आना है उसके हवाले से होगा। और आज पीसीबी ने एक एलामिया भी जारी किया है जिसमें 13 को पीएसएल का ड्राफ्ट भी है और साथ 13 को ही जो है वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो 5 T20 खेले जाने हैं उसकी अनाउंसमेंट भी होगी। और उन्होंने ख़ास ये मेंशन भी किया है कि जो इस T20 में परफॉर्म करेंगे लड़के उनकी परफॉर्मेंस को भी हम कंसिडरेशन में रखेंगे। अगर बैटिंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें 2 नाम सामने आ रहे हैं, इसमें साहबज़ादा फरहान जिसका आपने देखा होगा वहाँ आपसे पूछा भी गया कि इसने बड़ा परफॉर्म किया और आपने सेलेक्ट नहीं किया इनको। और दूसरा अहमद शहजाद, वो भी ओबियसली कमबैक करने के लिए पूरी एक जान मार रहे हैं, 54 कंसेक्टिव की। कैसे इसके अलावा आपको कौन-सा ऐसा प्लेयर लगता है कि जो कमबैक कर सकता है? देखिए ये बड़ी अच्छी साइन है। आपने देखा जो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की भी सिलेक्शन हुई है उसमें जिन लोगों ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अच्छा परफॉर्म किया उनको चांस दिया गया, जिसमें मीर हमज़ा है या खुर्रम शहजाद है या साइम अयूब है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उनको मौका दिया गया। अब ये इस पॉलिसी डिफ़ाइन की गई है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो लोग डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें डोमेस्टिक कंपटीशन में मौका दिया जाएगा। इसी की ये कड़ी है। अब जिस तरह आपने बात की इन 2 खिलाड़ियों की, मेरे ख़्याल में कामरान गुलाम है, हाँ, उनको वो भी भी बड़ा मौका अच्छा देना परफॉर्म बहुत कर रहा है। ज़रूरी है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और लेकिन इस चीज़ में इसको स्टिक करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने पॉलिसी डिफ़ाइन कर ली है तो इसके साथ कंसिस्टेंसी रहे, ताकि जो लोग हैं जिस तरह अहमद शहजाद है उन्होंने भी एक बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया उन्होंने बाकायदा बताया, अनाउंस भी किया कि उन्हें ऑफ़र्स थी जी। यूएई में T10 लीग खेलने की, उनको एनओसी भी दे दिया गया। लेकिन वो चाहते हैं कि वो कम बैक करें और वो फुली कमिटेड हैं कि वो आना चाहते हैं। तो इस पॉलिसी से मेरा ख़्याल है कंसिस्टेंटली स्टिक करना चाहिए आगे बोर्ड को। इसमें इफ्तिखार की हम बात करना चाहेंगे। इफ्तिखार को T10 लीग की ऑफ़र थी, उन्होंने रिफ्यूज़ की। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे कीपर जो है वो उसकी भी एक ऑप्शन हमारे पास बन रही है कि ऐसे लड़के हैं जो कर रहे हैं। बट ओबियसली ये एक आपके डोमेस्टिक को जो वैल्यू देते हैं और अक्सर इस पे बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है उस लड़के को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा-सा मसला ये रहा कि हमने टीम के सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो बना दिया वो पीएसएल बना दिया। चाहे हम उसमें मेरा मानना ये है कि चले आप T20 की हद तक तो पीएसएल को रखते, बट हमने ओडीआई के अंदर भी देखा और उसका इन्फ्लुएंस हम देखें तो हम टेस्ट के अंदर भी इवन कि जब सिलेक्शन करते हैं किसी प्लेयर की तो उसको आप बेस हम उसको बनाना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा अबू बकर, आप भी पाकिस्तानी क्रिकेट को कई सालों से देख रहे हैं। आपकी नज़र में जिस तरह आमिर जमाल को हमने बहुत रेट किया, हमने कहा कि कैसा ऑलराउंडर है, ये भी एक ऐसा एरिया था जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट बड़े टाइम से स्ट्रगल कर रहा था और हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा फ़हीम अशरफ को बड़े चांसेस मिले। पहले तीनों फॉर्मेट में थे, फिर अब सिर्फ आते जाते सिर्फ अब रह गया उनके पास टेस्ट जो है, अब टेस्ट में भी वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो आमिर जमाल को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कौन से ऐसे लड़के हमारे डोमेस्टिक में हैं जो T20 में कमबैक कर सकते हैं? जैसे साहबज़ादा फरहान और अहमद शहजाद की तो हम बात कर रहे हैं, या उसके अलावा कोई ऐसे लड़के आपको लगता है कोई जो दोबारा टीम में वापस आ सकते हैं? देखिए, इजहार ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें जो भी फैसला करना है उसके बाद उस फैसले के ऊपर खड़े होना है, टेक करना है। अहमद शहजाद को हमने 2018 के अंदर भी उसका हमने कमबैक करवाया था, 3 मैचेस दिए, तीनों मैचेस के अंदर उसको 3 मुख्तलिफ डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मौका दिया गया। वो 3 मैचेस में नाकाम हुआ, उसके बाद उसको फिर टीम से साइड लाइन कर दिया गया। आमिर जमाल की आपने बात की है, उसने यकीनी तौर पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टूर या न्यूजीलैंड टूर में उसकी परफॉर्मेंस देख के उसको टीम से साइडलाइन नहीं करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक का भी डेब्यू न्यूजीलैंड के अंदर करवाया गया था, लेकिन उसकी एबिलिटी नजर आ गई थी, गो कि वो वहां पर फ्लॉप हुआ, लेकिन टीम के साथ रखा, उसका फायदा ये हुआ और उसका जो सिला हमें नजर आया है कि वो एक प्रॉपर प्लेयर बनता जा रहा है। उसको जब टाइम मिला है वो और ग्रूम किया है, उसने और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया है। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि एक प्लेयर को ये कॉन्फिडेंस दिया जाए नहीं है, आप फ्री माइंड के साथ इस सीरीज के अंदर खेलें, रिजल्ट कुछ भी आए, आपको ये परवाह नहीं कि टीम से बाहर हो जाएंगे, तो फिर ही वो प्लेयर आगे आपकी टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। फ़हीम अशरफ को यकीनी तौर पर बहुत चांसेस दिए, ये इस बार भी हमने लास्ट टाइम भी उनको देखा कि सिर्फ टेस्ट सीरीज तक उनको महदूद किया गया, टेस्ट टीम में रखा गया। परफॉर्मेंस उनकी इफ्स एंड बट्स के साथ ही अभी तक दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में डोमेस्टिक के अंदर भी खास ऑप्शन नजर नहीं आ रही। एक ऑप्शन हमने क्रिएट की आमिर जमाल की सूरत के अंदर,
तो अब आमिर जमाल और फ़खर जमान का कंपैरिजन तो ज़रूर होगा और होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आमिर जमाल को आप मौका देते हैं और वो उस मौके के ऊपर आप उसका फ़ायदा भरपूर तरीके से नहीं उठा पाते पहली सीरीज़ के अंदर, तो फिर ये ना हो कि आप उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दें। आप उनको टीम के साथ कम से कम रखें। जिस तरह आपने फ़हीम अशरफ को जो है वो कॉन्फिडेंस दिया, टीम के साथ रखा, उनकी परफॉर्मेंसेस ऊंच-नीच आती रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इन दोनों प्लेयर्स को में से अगर आपने किसी एक का चुनाव करना है, तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर, खासकर टेस्ट मैचेस के अंदर, मैं तो फ़हीम अशरफ का चुनाव इस वजह से करूँगा कि उनके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद आगे न्यूज़ीलैंड सीरीज़ है। न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के अंदर आप यकीनी तौर पर आमिर जमाल को टेस्ट करें। अभी वो टीम के कैंप के अंदर मौजूद है। यकीनी तौर पर जितनी देर तक वो कैंप के साथ टीम के साथ रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को भी जानेंगे और अपनी स्किल्स पे भी मजीद बेहतर काम कर सकेंगे। अच्छा, एक जो एक्स फैक्टर T20 के अंदर अबू बकर, एक मैं ना एक्स फैक्टर के हवाले से बात करना चाहूँगा। जो लगता है हमें कहीं ना कहीं डिफरेंस डाल सकता है या एक सरप्राइज फैक्टर एक्स फैक्टर हो सकता है, वो साइम अयूब है। एक तो साइम अयूब को आप देख रहे हैं प्रैक्टिस करता हुआ, और जो हम सब जानते हैं जो उन्होंने पाकिस्तानी डोमेस्टिक सीज़न में रन्स किए, जो डबल सेंचुरीज देखें, सेंचुरीज देखें, एक बहुत लंबी फहरिस्त है उनके रन्स की। और ख़ास तौर पे उससे पहले जो वेस्ट इंडीज़ लीग थी उसके अंदर भी हमने देखा कि बड़ा शानदार किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही। अभी बट हमने देखा कि जो पहला अभी प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट मैच हो रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम, क्योंकि टेस्ट के अंदर हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो स्टेबल है और बड़ी कंटिन्यूसली 6-7-8 मंथ से यही लाइनअप चल रही है, कुछ चेंज कर सकते हैं, या आपको लगता है कि एक एक्स फैक्टर के तौर पे साइम अयूब का कोई चांस बन सकता है पहले मैच में? देखिए, पहले मैच में तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। अगर उन्होंने पहले मैच के अंदर चांस देना होता तो शायद कैनबरा के अंदर जो प्रैक्टिस मैच हुआ है, इसके अंदर ज़रूर उनको मौका मिलता। लेकिन अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक जिस तरीके से परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि अभी साइम अयूब को टेस्ट के अंदर फौरी तौर पर कुछ चांस मिल सकता है। लेकिन यकीनी तौर पर अगर पहले 2 टेस्ट मैचेस के अंदर हमारे ओपनर्स फेल होते हैं, तो उसके बाद टीम मैनेजमेंट ये ज़रूर सोचने पर मजबूर होगी कि थर्ड मैच जो कि सिडनी में खेला जाना है, वहाँ पर साइम अयूब को आजमा लिया जाए। तो अभी फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब, क्योंकि जो टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज़, उन्होंने भी जाने से पहले यही बात की थी कि हम उनको टीम के साथ रखना चाहते हैं ताकि वो मज़ीद इम्प्रूव करें, अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें, डग आउट के अंदर बैठें और देखें इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर क्या होता है और किस तरह उसको हैंडल करना है और अपनी स्किल्स के ऊपर कैसे काम करना है। तो यकीनी तौर पर फ़ायदेमंद तो साइम अयूब के लिए ज़रूर होगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इमाम या अब्दुल्ला शफीक में से आप किसी को पहले 1 या 2 टेस्ट के अंदर साइडलाइन करके साइम अयूब को मौका दें। बिल्कुल। अच्छा, अज़हर भाई आपसे भी सेम जानना चाहेंगे, कई ऐसे लड़के हैं पास्ट में जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया, टीम का पार्ट बने, बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिसमें सबसे प्राइम एग्जांपल अगर हम बात करें तो कामरान गुलाम की बनती है। इसने 2 साल पहले 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, बेतहाशा रन्स किए डोमेस्टिक में, काज़न ट्रॉफी में, टीम में अनाउंसमेंट आई, नाम आया, कोई मैच नहीं मिला और फिर टीम से बाहर हो गया और टीम का साथ रखा भी नहीं गया। इसी तरह अमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जिताया तैयब ताहिर ने, एशिया कप में टीम के साथ आता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, टीम से बाहर हो गए। ये जो हमारी एक हिस्ट्री रही है कि एक बच्चा परफॉर्म करके टीम में आता है, आखिर उसके पास यही एक मोटिवेशन होती है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करूँगा, टीम में आऊँगा। जब टीम में नाम आके खिलाया नहीं जाता, वापस चला जाता है, तो फिर वो सोचता है कि मैं आखिर ऐसा क्या करूँगा दोबारा कि मैं टीम में आ सकूँगा। और हमेशा वी नो कि क्रिकेट में एवरी डे इज़ नॉट संडे, आप हमेशा हर सीज़न में हाईएस्ट रन गेटर या विकेट टेकर नहीं बनेंगे। तो आपके ख्याल में जिस तरह सिर्फ एक अच्छी चीज़ अगर हम देखें लास्ट 2 साल के अंदर, तो सिर्फ हमने जिस तरह अबू बकर ने भी कहा, अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा प्लेयर था जिसको बोर्ड ने एंडोर्स किया, जिस पे स्टिक रहे और उसके साथ लेके चले और जब मौका मिला इसको चांस दिया। तो अब साइम अयूब के हवाले से मैं कॉन्शियस इसलिए हूँ कि टैलेंट है, सब कुछ है, कि कहीं उसको भी उसी ट्रैक पे लगा के अपॉर्चुनिटी ना मिले और वो मेयर टीम के साथ सेशन करके वापस आ जाए और अपॉर्चुनिटी ना मिल सके। देखिए, इस हवाले से आप साइम अयूब की अगर हम एग्जांपल लें तो शायद मैं भी समझता हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलना और एक ऐसी जगह टेस्ट खेलने जाना जहाँ पे हम 20-25-30 साल से कोई टेस्ट नहीं जीते, और एक ऐसे कंडीशंस हैं जो हमारे जहाँ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, उन कंडीशंस में अगर साइम अयूब को अगर आप एक्सपोज कर दें और वो अगर ना इतना अच्छा परफॉर्म कर सके, इस तरह का बैगेज भी मेरे ख्याल में उसके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। उनको अगर आपने किसी तरह टीम का हिस्सा बनाना है, फर्स्ट टीम में लेके आना है, तो उसकी एक फेस्ड आउट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए
जो कि ठीक इन्होंने डिसाइड किया कि जिन खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसको रिवॉर्ड करने के लिए स्क्वाड का हिस्सा बनाया, जो एक इन इटसेल्फ इज़ अ बिग ऑनर। तो अब आपको अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए यू हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। अब मैं एग्जांपल लूँगा, जिस तरह डेविड वार्नर है, ऑस्ट्रेलिया को आपको पता है जो ओपनर्स हैं डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा हैं, उनकी अब जब डेविड वार्नर रिटायर होने जा रहे हैं तब इस बारे में डिबेट की जा रही है कि उनको रिप्लेस कौन करेगा, जिसमें 3 कंटेंडर्स हैं, कैमरून बैनक्रॉफ्ट है, मार्कस हैरिस हैं जो अभी PM11 में खेल रहे हैं, साथ ही मैट रेनशॉ है। तो ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी अरसे से हुआ भी नॉकिंग ऑन द फर्स्ट टीम की नॉक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अपनी जगह नहीं बना सके। तो अगर आप किसी खिलाड़ी को एक नी जर्क रिएक्शन के लेके अगर आप उसको फर्स्ट टीम में फौरी थ्रो इन कर सकते हैं, इफ़ यू पुश हिम इन फ्रंट ऑफ द बस, ये स्ट्रैटेजी भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो जाए, इतना अच्छा ना परफॉर्म कर सके, फिर वो दोबारा उसके लिए जगह बनाना और ज़्यादा मुश्किल होगा कि उस पैकेज को लेके जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक उन्हें अच्छा, एक आपने ठीक किया कि उनको रिवॉर्ड किया जो उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया। अभी आगे T20 सीरीज़ भी आएगी न्यूजीलैंड में, उसमें आप उन्हें 2-3 मैचेस दें, उनमें आप उन्हें चांस दें, अनलेस के जो आपके ओपनर्स हैं बहुत ही उनका बहुत ही हॉरिबल किस्म की परफॉर्मेंस रही, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो आपके ओपनिंग है या जो आपके पहली 3-4 स्पॉट हैं बैटिंग लाइनअप के हवाले से, पाकिस्तान की टेस्ट बैटिंग लाइन वो काफ़ी हद तक फिक्स्ड है। अच्छा, उसमें ना काउंटर अब्दुल्ला है या इमाम है या शान है या बाबर है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप, मेरा नहीं ख्याल स्टेज पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। वो बैटिंग लाइन तो ऑब्वियसली एक स्टेबल है, लेकिन इसमें एक काउंटर आर्गूमेंट ये आता है कि दुनिया या बड़ी टीमों को आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द टीम, वो अपनी टीम सिलेक्शन करते हैं। बाकी अगर बैटिंग लाइन की बात करें तो ये साउथ कील अब खेलेगा तो पता चलेगा, क्योंकि उनके जितने रन्स किए हैं या बड़ी इनिंग्स खेली हैं वो सब कॉन्टिनेंट में किए हैं। इसी तरह सलमान अली आगा ने भी रन्स इधर किए हैं। इन दोनों के लिए भी बहुत चैलेंज होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप खेलते हैं। जो सबसे बड़ा मेरे लिए कंसर्न है और जो मैं आपसे भी ज़रूर जानना चाहूँगा, वो इमामुल हक है कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर एशिया कप और वर्ल्ड कप में 16 में से 12 दफ़ा वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं। ठीक है, वो हर टीम ने काम किया हुआ है। जिस तरह वो इब्रार के वाले से बात कर रहे थे कि उन्होंने वीडियो देख के उसके एनालिसिस करके उसकी बॉल की मिस्ट्री बॉल को उन्होंने पकड़ लिया कि कौन सी बॉल अंदर आएगी, कौन सी बॉल बाहर रहेगी। तो इसी तरह जब इतना एविडेंट हो जाए, अब वर्ल्ड कप में हर टीम को मालूम था एशिया कप में कि इसको शॉर्ट बॉल करनी है, इसने शॉट मारनी है, और टेस्ट में तो आपको पता है कि फील्डर को प्लेस भी अब अपनी जगह मर्जी से कर सकते हैं। तो क्या इतना जब एविडेंट हो जाए और उधर है ही बाउंसी विचेस, तो ये अगर पहले 1-2 मैच में ही पकड़े जाते हैं तो रादर दैन कि उनका कॉन्फिडेंस शैटर किया जाए, तो आप ने के साथ ट्राई नहीं कर सकते? काउंटर आर्गूमेंट तो है ही। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस रही है या फॉर्म रही है इमाम की या शान की या बाबर की या नहीं, मैं पर्टिकुलरली प्योरली इमाम के वाले से उस पूछ रहा हवाले हूँ। से अगर आप उनको उनकी एक वीकनेस तो है कि शॉर्ट बॉल को इतना अच्छा नहीं पिक कर सकते, लेकिन देन अगेन आपका जो उनकी फॉर्म रही है सब कॉन्टिनेंट में या रिसेंट टेस्ट फॉर्म रही है, उस बेसिस पे उनका ड्रॉप होना अभी नहीं बनता। अभी या तो अगर वो 2-3 उनकी इनिंग्स ऐसी जाती हैं, मैचेस ऐसे जाते हैं जिसमें वो नहीं कंसिस्टेंटली वो वही गलती दोबारा करते हैं, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह का ये टूर है, जिस तरह के वहाँ के कंडीशंस हैं, आप बिल्कुल भी एक रॉ, एक फ्रेश इनएक्सपीरियंस्ड लड़के को वो कमिंस, हेज़लवुड और स्टार्क के आगे नहीं एक्सपोज कर सकते। और आपकी जो स्टार्ट है, आपकी सॉलिडिटी है, जो ओपनिंग है या जो आपके टॉप ऑर्डर की सॉलिडिटी है, उसे मेरा ख्याल में अभी तो फिलहाल आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वकर, आपसे ना एक और चीज़ स्पिन के हवाले से जानना चाहेंगे। हमने देखा है कि अगर नेदरलैंड की कंपैरिजन में बात कर लें कि वो जिस तरह 400 प्लस विकेट ले चुके हैं और ऑलमोस्ट 10-12 साल से ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्रीज में बड़ा एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने जाके परफॉर्म किया। अब ये बताइए कि पाकिस्तान की कंटेंशन में 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर बात हो रही थी और रिसेंट पास में उन्होंने परफॉर्म भी किया। एक तो सबसे पहले ज़्यादा बात हो रही है जाहिद महमूद के ऊपर कि जो लड़का यासर शाह के बाद एज ए लेग स्पिनर आया, उसने परफॉर्म करके दिया, विकेट्स ली, अभी डोमेस्टिक में भी आउट कर रहा है, उसको आपने नहीं कंसीडर किया। और नुमान ओबियसली उसने भी चले परफॉर्म किया, बट उसकी एज देखी जाए वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो कि रिस्ट स्पिनर इतने इफेक्टिव नहीं होते। लेग स्पिनर का हम सब जानते हैं कि एक एक्स्ट्रा एक उसके पास चांस होता है विकेट लेने के लिहाज से। और इसी तरह साजिद खान की बात कर लें तो साजिद खान ने आपको 2 साल बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिया। टेस्ट में आपने एक किसी को ख्याल आया कि इसका बॉलिंग एक्चुअल ठीक नहीं है, तो आपने उनको भी बाहर कर दिया। तो आपको ख्याल में लगता नहीं इन दोनों लड़कों के साथ क्या ज़्यादती हुई? अगर नहीं तो क्या इनको रखना चाहिए था हंट के अंदर, क्योंकि इस तरह बड़े टूर के अंदर एटलीस्ट ये स्क्वाड में होते, ताकि अगर कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता तो आप उनको कहीं ना कहीं चांस दे सकते थे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पिनर का खास रोल रहा नहीं है। वो
चाहे सईद अजमल हो इवन, या उसके बाद यासिर शाह का आपने जिक्र किया कि वो भी उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके वो भी एक्सपोज हो गए थे। तो जाहिद महमूद को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के अंदर चांसेस दिए गए, पाकिस्तान बल्कि होम सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने जाहिद महमूद को चांसेस दिए थे, बट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो उस तरह अफेक्टफुल नहीं दिखाई दिए जितने वो हमें डोमेस्टिक के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसी तरह होता है कि अब एक प्लेयर को चांस जब मिलता है तो फिर उसको उस चांस को अवेल करना होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाहिद महमूद ने वो चांस अवेल अपने कैरियर के अंदर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गया। गो कि उनकी एज भी अगर देखी जाए तो वो अब 30+ हो चुके हैं, वो एक यंग एज के अंदर नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अब आपने 17-18 रुकनी स्क्वाड लेके जाना था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पर आपने इब्रार अहमद का चुनाव किया, नुमान अली आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं थी। जहाँ तक बात है साजिद की, देखें साजिद का आपने खुद जिक्र कर दिया कि वो अच्छा भला परफॉर्म कर रहे थे, बांग्लादेश सीरीज के अंदर पाकिस्तान को मैच जितवाया उन्होंने, और उसके बाद उनको अचानक कहा गया इनके बॉलिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम है, और फिर उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, जो कि अब नेशनल क्रिकेट अकेडमी दोबारा बन चुकी है, वहां भेज दिया गया था। रमीज राजा के दौर में अच्छे तरीके से याद है। तो उसके बाद वो हमें दोबारा इंटरनेशनल में दिखाई नहीं दिए। तो ये यकीनी तौर पर एक लम्हा फिक्रिया है कि आपने अपने प्लेयर को पहले क्यों नहीं टेस्ट करते, जिस वक्त प्लेयर बन रहा होता है आप उस वक्त उसको टेस्ट नहीं करते। आप जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर परफॉर्म कर ले उसके बाद आपको उसके अंदर की खामियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। हालांकि अभी आईसीसी ने उनको, या किसी भी आईसीसी की जानिब से नहीं कोई कहा गया था कि उनके बॉलिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद से अखज़ कर लिया कि उनके बॉलिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको चांस नहीं दिया गया। बिल्कुल, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे कि क्या है। अबू बकर, आपका भी बहुत शुक्रिया, इजहार भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये क्रिकेट रिलेटेड और तमाम बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से नेक्स्ट वीक में दोबारा आपसे डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।